नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पर अत्याचार के बारे में। तो ध्यान से सुनिए और लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल। और आज का विषय वाकई बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। हाँ, मतलब अगर हम आज के इस डीप डाइव के मिशन की बात करें ना, तो कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जिसका वैश्विक जीडीपी में लगभग 25% हिस्सा था। जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और फिर कुछ ही दशकों के भीतर उसी देश के लोग सड़कों पर भूख से तड़प रहे हैं, जबकि उनका अपना उगाया हुआ अनाज जहाजों में भरकर 7 समंदर पार भेजा जा रहा है। यही तो सबसे दुखद हिस्सा है इतिहास का। सही बात है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है। हमारे पास शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस है, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक शोध हैं और कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इन सब को खंगाल कर हम ये डिकोड करेंगे कि ब्रिटिश राज ने भारत को सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, नीतियों और क्रूरता के जरिए कैसे खोखला किया। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें उस अंधकार के युग की मानसिकता में उतरना होगा। मतलब हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तारीखों और युद्धों के चश्मे से देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि ब्रिटिश राज का मतलब बस राजाओं का हारना और वायसरायों का शासन करना था। एकदम सही कह रही हैं आप। पर असल में इस अत्याचार की असली नींव तोपों से नहीं बल्कि लंदन में बैठे बाबुओं के बही खातों में रखी गई थी। ये एक ऐसा व्यवस्थित शोषण था जिसने एक बेहद समृद्ध सभ्यता को दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मतलब अक्सर डिबेट्स में ये तर्क दिया जाता है ना कि अंग्रेज तो भारत में औद्योगिकीकरण लेकर आए थे, हाँ, ये बहुत आम तर्क है। कि भाई उन्होंने रेलवे बिछाई, तार की व्यवस्था की, आधुनिक शिक्षा दी। तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने भारत का सिर्फ नुकसान ही किया? मतलब रेलवे ने तो रोजगार भी पैदा किए होंगे ना। ये शायद ब्रिटिश राज के बारे में फैलाया गया सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब अगर हम दादा भाई नौरोजी के शोध को देखें तो रेलवे का निर्माण भारतीयों की सुविधा या उन्हें घुमाने फिराने के लिए बिल्कुल नहीं किया गया था। अच्छा, तो असल मकसद क्या था? इसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत के दूर दराज के गांवों से कच्चा माल जैसे कपास और अनाज तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना ताकि उसे ब्रिटेन भेजा जा सके। ओ, मतलब वो हमारी भलाई के लिए नहीं, अपनी सप्लाई चेन सुधार रहे थे। बिल्कुल। और वहां से कारखानों में बना हुआ महंगा सामान भारत के कोने कोने तक पहुंचाकर उसे एक बड़े बाजार में बदलना। इस व्यवस्था को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने अपना धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा। नौरोजी ने स्पष्ट किया कि उस समय एक नहीं बल्कि दो भारत काम कर रहे थे। एक समृद्ध भारत जहां ब्रिटिश अधिकारी आलीशान जिंदगी जी रहे थे और दूसरा गरीबी में धंसता हुआ आम भारतीयों का भारत। तो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ का असल तरीका क्या था? मतलब पैसा किस तरह से देश के बाहर जा रहा था? कोई डायरेक्ट टैक्स था या कुछ और? इसका मैकेनिज्म बहुत ही शातिर था। अंग्रेज भारत के ही लोगों से भारी टैक्स वसूलते थे। फिर उसी टैक्स के पैसे से भारत का ही कच्चा माल खरीदते थे और उसे ब्रिटेन भेज देते थे। बाप रे, मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीद कर बाहर भेजा जा रहा था। बिल्कुल। यानी भारत से जो सामान निर्यात हो रहा था उसके बदले में भारत को कोई विदेशी मुद्रा या सोना तो मिल ही नहीं रहा था। और इस पूरी लूट को रफ्तार दी 1813 के अधिनियम के बाद लागू हुई मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड नीति ने। मुक्त व्यापार सुनने में तो अच्छा लगता है, मतलब फ्री ट्रेड। फिर इसने भारत को कैसे बर्बाद किया? नाम मुक्त था लेकिन ये सिर्फ एक तरफा था। ब्रिटेन में उस वक्त औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी, है ना, मशीनों से कपड़ा बन रहा था। हाँ। तो इस नीति के तहत ब्रिटेन में बने सामान को बिना किसी टैक्स के भारत के बाजारों में भर दिया गया। लेकिन जब भारत का बेहतरीन सूती या रेशमी कपड़ा ब्रिटेन जाता था तो उस पर 70 से 80% तक भारी आयात शुल्क लगा दिया जाता था। 70 से 80%? ये तो मतलब पूरी तरह से मार्केट को खत्म करने वाली बात हो गई। एकदम। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन में भारतीय कपड़े इतने महंगे हो गए कि उन्हें कोई खरीद ही नहीं सकता था और भारत में मशीनों से बना सस्ता ब्रिटिश कपड़ा हर जगह फैल गया। मतलब सुन के ऐसा लग रहा है जैसे एक विशाल पेड़ हो जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी में गहराई तक धसी हों, उसे सींचा भी भारत के पानी से जा रहा हो, लेकिन जब उस पर मीठे फल लगने का समय आया तो पूरी की पूरी डालियां काटकर इंग्लैंड के बगीचे में सजा दी गईं। वाह, ये उपमा एकदम सटीक बैठती है।
और इस पेड़ की डालियां कटने का सीधा असर हमारे बुनकरों और शिल्पकारों पर पड़ा। जाहिर सी बात है, उनका तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया होगा। बिल्कुल। जब भारत का सदियों पुराना हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग रातों रात तबाह हो गया तो लाखों बुनकर सड़क पर आ गए। उनके पास कोई काम नहीं बचा। अब पेट पालने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खेती। तो वो सब शहरों से पलायन करके गांव की तरफ जाने लगे होंगे। हाँ, और इससे खेती की जमीन पर अचानक बहुत भारी दबाव पड़ गया। और यहीं से शायद किसानों की बर्बादी का नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने खेती को भी नहीं बख्शा। नहीं बख्शा, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य राजस्व तो जमीन से ही आता था ना। उन्होंने महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त जैसी भयानक भू राजस्व नीतियां लागू कर दी। ये परमानेंट सेटलमेंट वाली नीतियां। हाँ, इन नीतियों के तहत टैक्स की दरें इतनी ज्यादा तय की गई कि एक आम किसान के लिए उन्हें चुकाना लगभग असंभव था। सबसे क्रूर बात यह थी कि अगर सूखा पड़ जाए या फसल बर्बाद हो जाए तब भी टैक्स देना अनिवार्य था। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब अगर किसान के खेत में कुछ उगा ही नहीं तो वो टैक्स का पैसा कहाँ से लाएगा? उसे अपनी ही जमीन बचाने के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था। साहूकार भारी ब्याज पर कर्ज देते थे। एक बार जो किसान इस कर्ज के जाल में फंसा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बाहर नहीं निकल पाता था। मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाता था। बिल्कुल, उसकी जमीन छिन जाती थी। ये शोषण इतना भयानक हो गया था कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया। 1875 का दक्कन विद्रोह इसी का सीधा परिणाम था। दक्कन विद्रोह, इसमें क्या हुआ था? जब भूखे और कर्ज में डूबे किसानों को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने साहूकारों के घरों पर हमला कर दिया और उनके सारे बही खाते जला दिए। जब एक इंसान की जमीन चली जाती है तो उसकी आज़ादी भी छिन जाती है। और साहूकारों के कर्ज तले दबे इन किसानों की इसी बेबसी का फायदा फिर ब्रिटिश बागान मालिकों ने उठाया, है ना? उन्होंने तो खेती के पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया था। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया तो बागान मालिकों ने तय किया कि खेतों में क्या उगेगा। 1859-60 के आसपास बंगाल में नील विद्रोह की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो इसी क्रूरता का हिस्सा थी। अच्छा, नील यानी इंडिगो। हाँ, इंडिगो। यूरोप के बाजारों में कपड़ों को रंगने के लिए नील की बहुत मांग थी, तो ब्रिटिश बागान मालिकों ने एक बेहद शोषक व्यवस्था बनाई जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा काम कैसे करती थी? क्या ये आज के समय के जो प्रेडेटरी लेंडिंग या क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल होते हैं, कुछ वैसी ही थी? अरे ये उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर थी। इसमें किसानों को महज 2 रुपए प्रति बीघा का एडवांस दिया जाता था। सिर्फ 2 रुपए? हाँ, और एक बार किसी किसान ने पैसा छू भी लिया तो वो कानूनी रूप से अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के 1/4 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर हो जाता था। बाप रे! लेकिन नील उगाने में क्या बुराई थी? मतलब वो भी तो एक फसल ही है ना? बुराई ये थी कि नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी और ये जमीन की सारी उर्वरकता सोख लेती थी। एक बार नील उगा लिया तो उस जमीन पर चावल या गेहूं जैसी खाद्य फसल नहीं उगाई जा सकती थी। मतलब जमीन बंजर होने लगती थी। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए या नील की फसल की पैदावार अच्छी ना हो, तब क्या होता था? सारा जोखिम किसान के सिर पर होता था। अगर फसल खराब हुई तो एडवांस का पैसा और उस पर भारी ब्याज किसान को चुकाना पड़ता था। ये तो सीधा सीधा एक्सटॉर्शन है। बिल्कुल। किसान अपने बच्चों का पेट भरने के लिए चावल उगाना चाहते थे, लेकिन अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता या अपनी जमीन पर चावल बोने की कोशिश करता तो बागान मालिकों के लठैत आते थे और मारपीट करते होंगे। हाँ, किसानों को कोड़े मारे जाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा नीला रंग जो यूरोप के अमीर लोगों के रेशमी कपड़े चमकाने के काम आता था, वो रंग असल में भारत के किसानों के खून, पसीने और आंसुओं से तैयार किया जा रहा था। ये कॉर्पोरेट लालच और मानवाधिकार हनन का सबसे काला ऐतिहासिक उदाहरण है। एकदम सही कहा आपने। और इस अमानवीय शोषण ने ही किसानों को एकजुट होने पर मजबूर किया। उन्होंने तय किया कि चाहे जान चली जाए लेकिन वे अपनी जमीन पर नील का एक पौधा नहीं लगाएंगे। इसे ही तो नील विद्रोह कहते हैं ना? हाँ, बंगाल के किसानों ने पहली बार एक व्यापक हड़ताल की। इस दर्द को दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में बड़ी बेबाकी से उकेरा। ये नाटक इतना प्रभावशाली था कि इसने पूरे भारत के बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया। और इसका कुछ नतीजा निकला? बिल्कुल। अंततः इस भारी जन दबाव के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1860 में नील आयोग या इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा, जिसने जबरन नील की खेती पर रोक लगा दी। चलिए, किसानों ने नील की खेती से तो शायद थोड़ी राहत पाली, लेकिन जो ढांचागत नुकसान हो चुका था उसका क्या?
मतलब जब आप किसानों से उनका अपना अनाज उगाने का हक छीन लेंगे, उन्हें नकदी फसलें उगाने पर मजबूर करेंगे और उनका सारा पैसा टैक्स के रूप में चूस लेंगे, तो किसान के पास बुरे वक्त के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं बचेगा। ऐसे हालात में अगर बारिश ना हो तो वो सिर्फ एक प्राकृतिक सूखा नहीं रह जाता। हाँ, वो एक मानव निर्मित अकाल बन जाता है। सही कहा। ब्रिटिश राज के दौरान पड़े अकाल सिर्फ मौसम की मार नहीं थे, वे क्रूर नीतियों का परिणाम थे। 1876 से 78 के बीच दक्कन क्षेत्र में जो महान अकाल पड़ा वो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। उस समय क्या हुआ था एग्जैक्टली? बारिश नहीं हुई थी, ये सच है, लेकिन उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड लिटन ने जो रवैया अपनाया, उसने इस प्राकृतिक आपदा को एक नरसंहार में बदल दिया। लॉर्ड लिटन ने अर्थशास्त्र की लेज़े-फेयर या लेज़े-फेयर नीति अपनाई। ये लेज़े फेयर क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब क्या था उस वक्त के लोगों के लिए? आसान भाषा में इसका मतलब था कि सरकार बाजार में कोई दखल नहीं देगी। लॉर्ड लिटन का मानना था कि मुफ्त बाजार अपने आप सब ठीक कर देगा। मतलब कोई रेगुलेशन नहीं? हाँ, कोई रेगुलेशन नहीं। उन्होंने जमाखोरों और व्यापारियों को अनाज स्टॉक करने की खुली छूट दे दी। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। सरकार ने लोगों को मुफ्त खाना बांटने या राहत कार्य चलाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका तर्क था कि इससे लोग आलसी हो जाएंगे। क्या आप बात कर रहे हैं? मतलब जब लोग सचमुच भूख से सड़कों पर मर रहे थे, तब सरकार इस चिंता में थी कि कहीं लोग कामचोर न बन जाएं। हाँ, और इस क्रूरता की हद तो तब पार हो गए जब उसी दौरान भारत से इंग्लैंड को रिकॉर्ड 3,20,000 टन गेहूं का निर्यात किया गया। बाप रे, 3,20,000 टन! हाँ, लोग भूख से तड़प रहे थे और अनाज से भरे जहाज इंग्लैंड भेजे जा रहे थे। इस अकाल में लगभग 56 लाख से लेकर 96 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये ऐसा था जैसे घर में भयानक आग लगी हो, लोग अंदर फंसे हों और जो आदमी आग बुझाने के लिए जिम्मेदार है उसने राशन के गोदाम पर ताला लगा दिया हो और उसकी चाबी किसी और देश में भेज दी हो। बहुत ही दर्दनाक उपमा है, पर बिल्कुल सच है। और अगर हम 1943 के बंगाल अकाल की बात करें तो वो तो और भी डरावना है ना? क्योंकि वहां तो सूखा भी नहीं पड़ा था, है ना? हाँ, 1943 का बंगाल अकाल पूरी तरह से एक राजनीतिक और रणनीतिक फैसला था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को डर सता रहा था कि जापानी सेना बर्मा के रास्ते बंगाल में घुस सकती है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? इसी डर के चलते उन्होंने डिनायल पॉलिसी यानी इनकारी नीतियां लागू की। इनकारी नीतियों का जमीन पर क्या असर हुआ? मतलब उन्होंने ऐसा क्या नष्ट किया जिसने पूरे बंगाल को भुखमरी में धकेल दिया? उन्होंने सबसे पहले परिवहन व्यवस्था को निशाना बनाया। बंगाल में नदियां ही यातायात और व्यापार का मुख्य साधन थी। अंग्रेजों ने रातों रात बंगाल की 45,000 नावों को या तो जब्त कर लिया या उन्हें तोड़कर नष्ट कर दिया। 45,000 नावें? मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही उड़ा दिया? बिल्कुल। इसका मकसद ये था कि अगर जापानी सेना आए तो उन्हें परिवहन ना मिले। लेकिन इसका सीधा असर ये हुआ कि बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था, मछली पालन और एक गांव से दूसरे गांव अनाज ले जाने का सिस्टम पंगु हो गया। नावों के टूटने का मतलब था कि जो थोड़ा बहुत अनाज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, वो रास्ता भी बंद हो गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने सेना के लिए भारी मात्रा में चावल खरीदकर सुरक्षित कर लिया और कई गोदामों को नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ ना लगें। बाजार में अचानक चावल की भारी कमी हो गई और कीमतें 10 गुना तक बढ़ गईं। तो आम आदमी तो कुछ खरीद ही नहीं सकता था? बिल्कुल नहीं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का स्पष्ट आदेश था कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ ब्रिटिश सेना का पेट भरना है। जब उनसे भारत में हो रही मौतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि अगर अकाल इतना ही भयानक है तो गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं। ये बयान ही दिखाता है कि उन्हें भारतीयों की जान की कितनी कम परवाह थी। मतलब एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है। हाँ, लेकिन उनके लिए हम सिर्फ एक रिसोर्स थे। और इस अकाल को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का जो अध्ययन है वो तो हमारी आंखें खोलने वाला है। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की है। हाँ, अमर्त्य सेन ने अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी के जरिए ये सिद्ध किया है कि 1943 में बंगाल में चावल का कुल उत्पादन पिछले सालों की तुलना में कम नहीं था। मतलब खाना था वहां पर? हाँ, भोजन उपलब्ध था, लेकिन जमाखोरी और युद्ध के समय की मुद्रास्फीति के कारण कीमतें इतनी ज्यादा थीं कि एक आम मजदूर जिसकी दिहाड़ी कुछ आने होती थी, वो एक मुट्ठी चावल भी नहीं खरीद सकता था। इसे समझना बहुत जरूरी है। अकाल में लोग इसलिए नहीं मरे क्योंकि खाना मौजूद नहीं था। खाना बाजार में रखा था, लेकिन लोग इसलिए मरे क्योंकि उस खाने को खरीदने की उनकी ताकत, उनकी परचेजिंग पावर सिस्टम ने पूरी तरह छीन ली थी। सही बात है।
इस मानव निर्मित त्रासदी ने लगभग 8 लाख से 38 लाख बंगालियों की जान ले ली। बिल्कुल। और जब आप एक पूरी सभ्यता को आर्थिक और शारीरिक रूप से इस तरह कुचलते हैं तो एक समय के बाद वो सभ्यता पलटवार करती है। जाहिर है, लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। हाँ, भारतीयों ने जब इस भयानक शोषण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो अंग्रेजों का एक और डरावना चेहरा सामने आया। वो चेहरा था विद्रोहों के क्रूर दमन का। 1857 की क्रांति के बारे में हम सब ने पढ़ा है। इसे अक्सर हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। लेकिन जब ये क्रांति असफल हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने जो बर्बरता दिखाई वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। अंग्रेज खुद को बहुत सभ्य और कानून के रक्षक मानते थे, लेकिन 1857 के बाद उनके खुद के दस्तावेज गवाही देते हैं कि उन्होंने किस तरह निर्दोष ग्रामीणों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी। पूरे के पूरे गांवों को सिर्फ शक के आधार पर जलाकर खाक कर दिया गया। बाप रे! और जो क्रांतिकारी पकड़े गए उन्हें तोप के मुंह से उड़ा दिया गया। तोप के मुंह से उड़ाना मतलब इंसान के शरीर के छिथड़े उड़ जाना। जो लोग दुनिया को सभ्यता सिखाने का दावा करते थे, वे इस तरह के अमानवीय कृत्य को सही कैसे ठहरा सकते थे? उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क था भय पैदा करना। वे दिखाना चाहते थे कि जो भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंख उठाएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पंजाब के अजनाला के कुएं की घटना इस मानसिकता का सबसे खौफनाक उदाहरण है। अजनाला के कुएं की घटना। इसमें क्या हुआ था? 1857 में 282 निहत्थे और थके हुए भारतीय सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें एक छोटी सी जगह में एक ब्लैक होल की तरह ठूंस दिया गया। घुटन और गर्मी से कई सिपाही तो उसी रात मर गए। बिना गोली चलाए, सिर्फ हवा की कमी से तड़प तड़प कर जान दे दी। हाँ, और जो बच गए उन्हें अगले दिन बाहर निकालकर एक कतार में खड़ा किया गया और गोलियों से भून दिया गया। उनकी लाशों को एक पुराने कुएं में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई ताकि उनका कोई नाम लेवा ना बचे। ये सुनकर ही सांस रुक जाती है। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ बिठाने का एक व्यवस्थित तरीका था। और ये खौफ बिठाने की मानसिकता 1857 के साथ खत्म नहीं हुई। मतलब दशकों बाद 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलियां चलीं, तब भी जनरल डायर के दिमाग में यही भय पैदा करने वाला सिद्धांत चल रहा था ना? बिल्कुल। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें बिना अपील, बिना वकील के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ लोग बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। हाँ, और वहां तो कोई हथियार भी नहीं थे लोगों के पास। नहीं थे। उस बाग के चारों तरफ ऊंचे मकान थे और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा, उस एकमात्र निकास द्वार को बंद किया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड फायर किए गए। उस भीड़ में महिलाएं थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो लोग जान बचाने के लिए उस बाग के बीचों बीच बने कुएं में कूदने लगे। कुआं लाशों से पट गया। इस नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब जनरल डायर से ब्रिटिश संसद में सवाल किया गया तो उसने बिना किसी पछतावे के कबूल किया कि उसने ये सब भारतीयों में नैतिक प्रभाव और डर पैदा करने के लिए किया था। मतलब उसे कोई गिल्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि वो इस डर से पूरे भारत को हमेशा के लिए चुप करा देगा। लेकिन उस एक घटना ने पूरे भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। जलियांवाला बाग के खून ने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। हाँ, इसी घटना से गहराई तक आहत होकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ये उपाधि उस वक्त एक बहुत बड़ा सम्मान मानी जाती थी। सम्मान था, लेकिन टैगोर ने साफ कह दिया कि जिन लोगों के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं, उनसे कोई भी सम्मान लेना अपमानजनक है। और उसी जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को 12 साल के एक युवा लड़के ने अपनी छोटी सी बोतल में भर लिया था। भगत सिंह। हाँ, उस लड़के का नाम था भगत सिंह। उस मिट्टी ने एक ऐसी वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने अंततः अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। लेकिन अंग्रेज भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे ना। जब उन्होंने देखा कि गोलियां और तोपें भी इन क्रांतिकारियों का हौसला नहीं तोड़ पा रही हैं, तो उन्होंने एक नई योजना बनाई। और वो योजना क्या थी? जो क्रांतिकारी पकड़े जाते उनके लिए मौत से भी बदतर एक सजा तैयार की गई। अत्याचार का चरम, काला पानी और सेल्युलर जेल। काला पानी, ये नाम सुनते ही आज भी डर लगता है। 1906 में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई ये जेल वास्तुकला के लिहाज से ही बहुत क्रूर थी।
इसे सेल्यूलर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई बड़ी बैरक नहीं थी। इसमें 15 गुणा 8 फीट की 698 छोटी-छोटी कोठरियां थीं। 15 बाय 8 फीट। हाँ। ये तो एक बाथरूम से भी छोटा साइज है। हाँ, इसका ढांचा एक साइकिल के पहिए जैसा था, जिसके बीच में एक टावर था। एक गार्ड वहां से सब पर नजर रख सकता था, लेकिन कैदियों को इस तरह रखा जाता था कि वे एक दूसरे का चेहरा तक न देख सकें। मतलब उन्हें बिल्कुल अलग थलग, जिसे हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, उसमें रखा जाता था। बिल्कुल। एक इंसान जो देश के लिए लड़ रहा है, उसे बरसों तक किसी दूसरे इंसान से बात करने या उसकी शक्ल देखने तक की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल। ये तो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से पागल करने के लिए काफी है। और यही उनका मकसद था। चूंकि ये जेल चारों तरफ से विशाल और गहरे समुद्र से घिरी हुई थी, इसलिए इसकी बाहरी दीवारें बहुत ऊंची नहीं बनाई गई थी। अंग्रेजों को पता था कि समुद्र पार करके भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब भागने की कोई उम्मीद ही नहीं। ये कोई सुधार गृह नहीं था, ये इंसानी दिमाग को तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। शरीर से ज्यादा ये आत्मा को कुचलने का एक ब्रिटिश टूल था। और अगर शारीरिक यातनाओं की बात करें तो वो तो रूह कंपा देने वाली थी। मैंने पढ़ा है कि वहाँ क्रांतिकारियों को जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोत दिया जाता था। उन्हें दिन भर में 30 मन नारियल का तेल निकालने को मजबूर किया जाता था। 30 मन? ये तो कोई मशीन ही कर सकती है। ये एक अमानवीय लक्ष्य था, जिसे पूरा करना लगभग असंभव था। जो कैदी थक कर गिर जाता या लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता, उसे बेरहमी से पीटा जाता था, बेड़ियां पहनाकर घंटों तक खड़ा रखा जाता था। के साथ कैसा बर्ताव किया? अंग्रेजों का जवाब बहुत ही निर्मम था। उन्होंने कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाने का फैसला किया। वे रबर की मोटी नलियां कैदियों की नाक या मुंह के जरिए डाल देते थे, ताकि उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाया जा सके। नाक के जरिए नली? हाँ, और कई बार वो नली पेट के बजाय कैदी के फेफड़ों में चली जाती थी। इससे दूध फेफड़ों में भर जाता था और कैदी तड़प तड़प कर एक दर्दनाक मौत मरता था। ये तो बहुत ही खौफनाक है। और सुनिए, जब इन शहीदों की मौत हो जाती तो उन्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता था। अंग्रेजों की क्रूरता देखिए कि वे उन शवों में भारी पत्थर बांधते थे और उन्हें समुद्र की गहराइयों में फेंक देते थे। आज के इस पूरे विश्लेषण को सुन के वाकई दिल भारी हो जाता है यार। ये स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास की किताबों में अक्सर जो एक हल्की तस्वीर दिखाई जाती है, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। बिल्कुल। ब्रिटिश राज सिर्फ रेलवे स्टेशन बनाने, डाकघर खोलने या अंग्रेजी शिक्षा देने का दौर नहीं था। अगर हम इन तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों और किताबों का निष्कर्ष निकालें ना, तो ये भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित विनाश था। ये हमारी कृषि और खाद्य सुरक्षा को तबाह करने का षड्यंत्र था। एकदम सही। यह हमारे संसाधनों की खुलेआम लूट थी, और सबसे बढ़कर ये मानवता को कुचलने का एक अंधकार का युग या ईरा ऑफ डार्कनेस था। लेकिन इन सब भयानक यातनाओं, आर्थिक लूट, अकालों और नरसंहारों के बावजूद सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने हर उस अत्याचार का सामना किया जो अंग्रेज सोच सकते थे, और अंततः अपने संघर्ष से इस देश को आजाद कराया। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा समाप्त करें, मैं श्रोताओं की सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज जब हम दुनिया के विकसित देशों जैसे कि ब्रिटेन और भारत जैसे विकासशील देशों के बीच की भारी आर्थिक खाई को देखते हैं, तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज की ये गरीबी और अमीरी प्राकृतिक है, या ये उसी 200 साल की धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का आधुनिक नतीजा है जो आज भी अपना असर दिखा रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम आज भी उस इतिहास की कीमत चुका रहे हैं। खैर, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ये ऑडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करें और रेगुलर पढ़ाई के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।